हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत छोटा सा चैप्टर यानी न्यूक्लियाई। अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। डेटा एनालिसिस की बात की जाए 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे जितने भी तुम्हारे सेट्स होते हैं वहां से एवरेज नंबर निकाला गया है और 2020 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें आती है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियस, उसकी रेडियस कैसे लिखी जाएगी, उसका शेप कैसा होगा, उसकी डेंसिटी कैसे होगी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें होती है। दूसरा पार्ट यानी बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेबल, दूसरा एक पूरा का पूरा अध्याय बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेबल है कि स्टेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, फ्यूजन वाली बात क्या होती है, फ्यूजन वाली रिएक्शन क्या होती है, बस यही वाला पार्ट। तो 2 हिस्सों में इसको तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे। तो न्यूक्लियस में सर अंदर देख एटम वाला, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा तो न्यूक्लियस हमने पहली बार रदरफोर्ड साहब के मॉडल से समझा था कि न्यूक्लियस क्या है। सर न्यूक्लियस ऐसा सेंटर है, पूरे के पूरे एटम का ऐसा सेंटर है कि जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेट है, दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है सर, तो हमें ये बातें पता चल रही है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं। तो 3 पार्टिकल की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं। तो इसका डिस्कवर्ड कब 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 हुई थी या किसने की थी, उस छोटा सा एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है बहुत रेयर केस में। फिर भी अगर तुम्हारे सामने से ये बातें निकली होगी तो कभी भूल नहीं पाओगे। जैसे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन की बात की, फिर चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की बात की और रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की बात की थी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये बात सही है। अब यहां से काम की बात शुरू होगी। न्यूक्लियस को या एटम को लिखने का तरीका क्या, ZXA। Z यानी लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको एटॉमिक नंबर से भी जाना जाता है। A यानी लिखा जाता है मास नंबर, जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम और कंबाइंड वे से इसको न्यूक्लियोन्स भी बोला जाता है। क्या 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 याद रखना, बहुत बार मैं इस वर्ड का यूज करूंगा, न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियंस बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, उसका मतलब ये हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम में बोल रहा हूं। न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम बोल रहा हूं। Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी मास नंबर, X उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बढ़िया बात, हमें यहां तक की बातें समझ में आई और कहानी आगे बढ़ती है। हम इसकी रेडियस के बारे में समझते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो कहानी पढ़ी थी ना, उसमें हमने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एटम की बात की थी कि ये इसका सेंटर है, न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे थे। अब हम झूम करते 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 यहां पर पहुंच गए कि हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं। इसकी रेडियस कैसे लिखी जाएगी, यहां पर जो भी माल मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो भी माल मटेरियल है, एक्चुअल में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसकी डेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, वह बातें समझने जा रहे हैं। देख बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियस बताओ और डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ कि इंडिपेंडेंट है या क्या है, कितनी है, वगैरह वगैरह जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था रेडियस के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटली डाटा ये कहता है, क्वेश्चन पर यही बात है क्या, हाँ सर रेडियस के बारे में बताओ, ये पूछा गया है। दूसरा पार्ट यानी कि उसकी डेंसिटी के बारे में बताओ। डेंसिटी वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से, वो भी हमें साथ साथ प्रूव करने के लिए बताया गया था, पूछा गया था। अब रेडियस एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा मिलता है कि R, कोई भी न्यूक्लियस की रेडियस R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, जहां पर A क्या है, मास नंबर। कोई भी न्यूक्लियस है, किसी का भी न्यूक्लियस है, हो सकता है Fe का, हो सकता है गोल्ड का, हो सकता है हाइड्रोजन का हो, उसका मास नंबर लिखा जाएगा A, उसकी पावर 1/3। R0 क्या है सर, R0 है फर्मी, मतलब फर्मी लेवल की एक वैल्यू है, 1.2 फर्मी उसको लिखा जाएगा। R0 एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 1.4। कैसे आई हमें चिंता लेने की बात नहीं है, बस ये आई, एक्सपेरिमेंटली हमें ये डाटा मिला है। अब न्यूक्लियस का शेप स्फीयरिकल हम मान के चल रहे हैं, ये बात भी तुम साथ साथ याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बढ़िया बात। अब डेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, हमने डेंसिटी लिखना ये सीखा था कि डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। मेरे भाई क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। तो मास लिखना सीखा कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसका मास लिखा जाएगा। तो सर जी इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है और इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कर दो, उतने न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास एक्चुअल में थोड़ा सा वेरिएट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तुम लिख सकते हो 1.67 इंटू करके 10⁻⁻27। अब A मैंने लिख लिया, जहां पर A क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने A लिख लिया, इसको A इंटू करके एक प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम सेम लिख रहे हैं। ठीक है, अपॉन करके वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है। अरे हाँ, 4/3 पाई आर का क्यूब, जहां पर आर की वैल्यू लिखना सीख, आर की वैल्यू तुम लिखोगे तो R0 की पावर, आर की वैल्यू लिखोगे ना ऐसे R0 और A की पावर 1/3, तो पाई आर क्यूब लिखोगे तो R0 का क्यूब हो जाएगा और A
उसका भी क्यूब, और उसके ऊपर तो पहले से 1/3 पावर थी, तो आपस में कट पिट ली, तो मिला क्या 4/3 पाई आर नोट का क्यूब इंटू करके ए। अब यहां से पता चल रहा है ए ने ए को मारा, देख अब कांस्टेंट वैल्यू ही बच रही है 1.67 इंटू करके 10⁻37 -27 4/3 पाई आर नोट का क्यूब। आर नोट की वैल्यू हमें पहले से पता है 1.2 फर्मी। अब वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता चल रहा है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो मिलेगी वो 2.3 इंटू करके 10⁻17 बहुत अच्छी खासी डेंसिटी होती है। पानी की डेंसिटी हम 10⁻2 लिखते हैं, ये देख 10⁻17 में जा रही है, बहुत तगड़ी डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये भी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ए तो आपस में ही मर जा रहे थे, मतलब कि ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, हर न्यूक्लियस के लिए सेम लिखी जाती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया था, 2 एलिमेंट दिए गए थे, उसका मास नंबर दिया गया था और पूछा गया था कि बताओ डेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, दोनों का डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा। आंसर क्या लिखा जाएगा 1/1। डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, याद रखना डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी न्यूक्लियस के लिए। यहां से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, यहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मुझे हाँ की ना बोल, और समझ में आ रहा है तो साथ साथ स्वाहा बोलता जा। ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन इतनी सी जगह में, बहुत छोटी सी जगह ना, इतनी सी जगह में रह पा रहे हैं? ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम चार्ज है, तो दोनों के बीच में तो तगड़ा वाला एक रिपल्सिव फोर्स होता है ना, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। तो ऐसा कोई तो फोर्स होगा जिसकी वजह से रह पा रहे हैं, वो है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बचपन में पढ़ा था कहीं ना कहीं कि सबसे ताकतवर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो सर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि सामने वाला कौन है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी के आसपास का रहा, 0.8 फर्मी के आसपास का रहा, तो ये फोर्स लगेगा। मतलब 0.8 फर्मी तो बहुत छोटी रीजन होती है ना, इसी वजह से लिखा गया है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस ये बात ऐसी बताई गई है कि ये कौन सा ऐसा फोर्स था जो इसको जकड़ के रखा हुआ है, इन सबको, प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, इन सबको जकड़ के रखा हुआ है। तो वो बात बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर बताया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब यहां पर एक वर्ड याद रखना, उन्होंने ये बात बताई थी कि ये है ना अट्रैक्टिव फोर्स है। एक यहां से एमसीक्यू ऐसा निकल के आया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं, ये बात गलत है। क्यों? देखिए, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हमने मोस्ले ग्राफ में भी पढ़ा था ये बात, कि अगर आर नोट वो मिनिमम, वो डिस्टेंस है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम मिलती है, और कोई भी सिस्टम को तुम ऐसे चितला भर के पूछो कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो ऐसा बताएगा कि मैं स्टेबल होना चाहता हूं। स्टेबल होने के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम कहां पर रह रही है सर? आर नोट पे। आर नोट यानी 0.8 फर्मी। अब देख, अगर दो न्यूक्लियंस है वो इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तो दोनों के बीच में ना ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कोशिश करेगा? दोनों के बीच में ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि भाई दूर मत जाओ, पास आ जाओ, दूर मत जाओ, पास आ जाओ। तो ये वाली रीजन में दोनों के बीच में अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही दो न्यूक्लियन के बीच का, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, या जहां पर ये रेंज एप्लीकेबल है वहां पर, अगर वो डिस्टेंस बहुत कम हो गया, मतलब 0.5 फर्मी के आसपास हो गया, ये रीजन में आ गया, इस रीजन में आ गया, तो सर यहां पर है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसे रिपल्सिव टाइप का काम करेगा कि, और अगर बहुत नजदीक आ गए हैं, नहीं चलेगा काम, मिल जाएंगे आपस में, दूर फेंको इसको, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका मतलब यह है कि सर ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन कब? जब 0.8 फर्मी से छोटा हो, तब की बात है। जब 0.8 फर्मी से छोटा हो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस, तब की ये बात है, ठीक है। ये हमें समझ में आया। यहां से एमसीक्यू पूछा गया था एक कि बताओ, देखिए यहां पर कोई भी ऐसी स्लाइड नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बनाए, और संपूर्णपणे संभावना है कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे। हर एक स्लाइड पे से एक छोटा छोटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो बात ये ऐसी है कि यहां से एमसीक्यू ऐसे पूछा गया था कि इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, नहीं, ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता था। ये पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख, अगर हम इस न्यूक्लियन को तोड़ना चाहे ना, अगर हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहे तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी बात करते हैं। देखना, उसको कहा गया बाइंडिंग एनर्जी, उसको कहा गया बाइंडिंग एनर्जी। अगर हमें न्यूक्लियस को तोड़ना है, न्यूक्लियस को लिखा गया न्यूक्लियंस, मतलब अभी न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे बैठे हुए, न्यूक्लियस है। अगर उसको कुछ एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम फ्री हो गए, तो फ्री न्यूक्लियंस हो गए आपस में। सर इनके बीच में अब कुछ एनर्जी नहीं है, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, तो उस एनर्जी को नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। तो लिखा गया द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट its nucleons and place them at rest at infinite distance apart।
उस एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी पूछा जाता है। अब ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। ये 2 मार्क्स में छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बताओ और बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर फ्री न्यूक्लियॉन्स ऐसे फ्री इनफाइनाइट में पड़े हुए हैं, उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक एनर्जी रिलीज होती है। इकट्ठा कर दिया तो न्यूक्लियस बन गया और एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको भी नाम दिया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। देख कुछ बातें सेम ही है, 19-20 का ही फर्क है, लेकिन यहां पर सर न्यूक्लियस बन रहा है, इस दूसरे वाले में हम न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं। ठीक है, समझना इस बात को। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दोनों बात एक ही है, लेकिन डेफिनेशन कैसे दी जाती है। बढ़िया सर बात। अब हमें ये प्रैक्टिकली पता चलता है मेरे भाई कि अगर मैं इसका नाप लूं, इसका मास कैलकुलेट करूं, फ्री न्यूक्लियॉन्स का मास कैलकुलेट करूं, तो वो कुछ अलग मिल रहा है और ये न्यूक्लियस का मास, हालांकि बात तो एक ही है ना, न्यूक्लियस पहले दूर दूर थे, उसको मैंने इकट्ठा कर दिया तो ऐसे बन गए। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें जो मास है वो और इनका जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है, वो दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मास डिफेक्ट के नाम से जाना गया है कि इतना मास कहां पर गया। मैं ये सारे मास को कैलकुलेट किया। ये मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस करके मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम कर दो। और यहां पर हमने देखा कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, इस न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो न्यूक्लियस का मास प्रैक्टिकली थोड़ा कम मिला। तो हमने ये फाइंड करने की कोशिश की कि ये मास गया कहां, तो हमें ये पता चला कि ये मास से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसी को लिखा गया बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले तो ये मास जो गायब हुआ है ना, उसको मास डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, डेल्टा एम। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, बाइंडिंग एनर्जी जो आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन बताई थी, E = mc², वैसे डेल्टा एम इंटू करके सी स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। देख आगे कहानी इसी के बारे में है। कैसे अब डेल्टा एम लिखा जाएगा सर, डेल्टा एम लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z जितने, इंटू करके मास ऑफ प्रोटॉन। फिर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी सर, पूरा मास नंबर है, उसमें से Z निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दो, तो इतना न्यूट्रॉन होगा। इनका मास कंबाइन लिखो, ये किसका, फ्री न्यूक्लियॉन्स का मास है, माइनस करके न्यूक्लियस का मास लिख दो, माइनस करके न्यूक्लियस का मास दे रखा होगा मोस्टली तुम्हें, वो लिख दो, तो ऐसे करके मिल जाएगा। उसको मास डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, मास डिफेक्ट इंटू करके c², ये जूल में तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। और अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो तुम्हें कन्वर्ट कर देना है, तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 931.5। इससे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं तब पता चलता है कि 1 AMU है वो इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से। आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन का यूज करना है, E = डेल्टा mc², E = mc², इसका यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाई है। तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो रही है, अरे बता मेरे लाल बाल गोपाल, साथ साथ लिखता जा, सुहा काम की बातें हैं ये, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, पहले दिमाग में बातें सेट रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी कैसे होती है। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत तगड़ी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी, लेकिन ये बात है ना आधी अधूरी है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कभी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी लिखो, पर न्यूक्लियन मतलब सर प्रोटॉन प्लस करके न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होगा वो न्यूक्लियन लिखा जाएगा। तो न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन ये स्टेबिलिटी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये तो हम समझने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उसका एक पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ किया गया है। कैसे ग्राफ ड्रॉ किया गया, समझना है इस बात को, इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया है। ठीक, समझ इस बात को, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये आज के सेशन का बहुत फेमस क्वेश्चन होगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या हुआ, हाँ ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाईलाइट कर देता हूं, मेरी तरफ से समझ लिए ब्रह्मास्त्र है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है इस चैप्टर से। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है कि स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए, या न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, फ्यूजन क्यों होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। देख सारी बात बताऊंगा, इसी क्वेश्चन से समझाऊंगा। एक पहले तो ग्राफ हमें दे रखा है, हमें एक ग्राफ दे रखा है, ये किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पर मास नंबर दे रखा है, न्यूक्लियंस की संख्या दे रखी है, न्यूक्लियंस दे रखा है, मास नंबर यानी न्यूक्लियंस दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस पहले H के लिए ऐसा, फिर ऐसे 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 ऐसे, यहां पर थोड़ा देखा जाए तो 30 के आसपास से, यहां पर मान लो 30, ठीक है, और ये चला 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 मान ले, मतलब यहां पर यहां तक 170 तक,
170 तक ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट रह रहा है, ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट रह रहा है। पहली बात तो हमने ये समझिए कि सर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में कौन बताएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताएगा, ठीक है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये दो स्टेटमेंट यहां पर लिखे गए हैं, ये दो स्टेटमेंट यहां पर लिखे गए हैं, ये तुम्हें लिखना है, ये तुम्हें पहले मेंशन करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी इसका मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ी। अब तीन चीजें तुम्हें लिखनी है, क्या, एक तो 30 से 170 के बीच में, किसके बीच में, 30 से लेके 170 के बीच में मोस्टली सब स्टेबल है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी अच्छी खासी है, कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी है। फिर अगर लाइटर की बात की जाए, इससे कम की बात की जाए, इससे कम एटॉमिक नंबर वाले की बात की जाए, इन सब के लिए बात की जाए, तो सर ऐसी बात बता रखी है कि द हैवियर न्यूक्लियस, ठीक है, हैवियर और लाइटर, ये लाइटर न्यूक्लियाई जब 3 से, जब एटॉमिक नंबर के मास नंबर कितना हो, 30 से कम हो, तो उसके लिए ऐसा है कि सर ये अनस्टेबल लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ अच्छी खासी नहीं है, देख इस रेंज में है, अच्छी खासी उतनी नहीं है, तो सर यहां पर ये जो सारे वो अनस्टेबल की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हैवियर में भी यही कहानी है, जैसे जैसे तुम इससे आगे बढ़ रहे हो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है। तो अगर हैवियर न्यूक्लियर की बात की जाए, हैवियर न्यूक्लियर की बात की जाए, तब भी 170 से ज्यादा वाले की, तब भी वो अनस्टेबल की बात की जाएगी, ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं तो क्या करना चाहेंगे, वो इस रेंज में आना चाहेंगे, इस रेंज में जो 30 से 170 वाली है ना, उस रेंज में आना चाहते हैं। तो ये वाला हैवियर वाला वो पार्ट है, वो क्या करेगा, जो बड़ा न्यूक्लियाई है वो दो पार्ट में कटने की कोशिश करेगा। अगर 200 एटॉमिक नंबर है उसका पास, उसका मास नंबर 200 है, तो क्या चाहता है कि मैं 200 है वो कट लूं, 100 में काट दूं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 120 भी हो सकता है, लेकिन दो पार्ट में मैं कट जाऊं। तो वो चाहता है कि मैं दो पार्ट में कट जाऊं। इस घटना को कहा जाता है फीजन, न्यूक्लियर फीजन घटना। एक हैवियर न्यूक्लियाई है वो तो लाइट न्यूक्लियाई में कट पिट रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पार्ट कि सर लाइटर वाले हैं वो चाहते हैं कि अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाए और इस रेंज में आए, तो दो छोटे छोटे लाइटर हैं वो एक दूसरे में मिल जा रहे हैं, उसको बोला गया है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस फ्यूजन और फ्यूजन की कहानी है। अब लास्ट पार्ट यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की कहानी है। अब यहाँ बीच में है ना एक रेडियो एक्टिविटी करके भी टर्म आता है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होगा, तो ऐसे भी एक बीच का रास्ता लेते हैं कि मैं अपनी अंदर की एनर्जी को ऐसे रिलीज कर दूं, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करके चला जाऊं, ठीक है। तो इस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से पूरा का पूरा एक पार्ट पढ़ाया जाता था, बहुत भूतकाल में पढ़ाया जाता था, अब अपने सिलेबस में से हट गया है, तो हम अल्फा डीके, बीटा डीके, फिर गामा डीके की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ से नहीं बात पूछी जाएगी, लिख के देता हूँ, ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ो। क्या बता रखा है, न्यूक्लियर फिजन के बारे में और फ्यूजन के बारे में, हम ये बात समझने जा रहे हैं। फिजन कब होता है सर, फिजन जब हैवियर वाला न्यूक्लियाई हुआ दो छोटे छोटे में कटपिट जा रहा है। तो एक हमारे सिलेबस में जो दे रखा है उसका एग्जांपल मैंने लिया है। तो ऐसी बात बताई जाएगी कि एक यूरेनियम 3235 मास नंबर वाला एक यूरेनियम है, जहां पर एक सर्ट करके बहुत हाई स्पीड से थर्मोनिक, बहुत नहीं एक मॉडरेट वाली स्पीड होगी, एक सूटेबल स्पीड होगी, वहां से एक थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं, मास चार्ज वाला पार्टिकल नहीं, न्यूट्रॉन, ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन ना ही अल्फा पार्टिकल, ये है न्यूट्रॉन, चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये सर्ट करके इसके अंदर घुस गया। अब इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ा दी, अनस्टेबिलिटी और बढ़ा दी। तो अब क्या चाहता है, दो पार्ट में कट जाना चाहता है, ये दो पार्ट में कट जाना चाहता है। तो ये कट रहा है 36K और ये 56 बेरिलियम बी में कट रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक तगड़ी वाली एनर्जी भी रिलीज हो रही है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। एक न्यूट्रॉन घुसाया था, सामने 3 न्यूट्रॉन मिले, एक न्यूट्रॉन घुसाया था, सामने 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस वाले की पर न्यूक्लियन जो तुम्हें ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, जो इनिशियली तुम्हारे पास था उसकी कंपैरिजन में। इस वजह से फ्यूजन वाली घटना होती है। इसका कोई अलग और रिएक्शन है याद रखने के लिए, तो अपने सिलेबस में 3 रिएक्शन और दे रखी है, उसको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, उसको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 रिएक्शन इसके बारे में दे रखी थी, ये 3 रिएक्शन। तो अप्रोक्सीमेटली डाटा निकाला जाए तो एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, घुसाया एक ही न्यूट्रॉन, सामने मिला 3, घुसाया एक ही न्यूट्रॉन, सामने मिला 4, घुसाया एक ही न्यूट्रॉन, सामने मिला 2। तो अप्रोक्सीमेटली तीनों रिएक्शन की बात की जाए तो 2.5 न्यूट्रॉन के आसपास मिल रहा है। तो देखिए एक हम तो एक स्पीड से घुसाया ना, सामने कितने न्यूट्रॉन निकल के आ गए, 2.5 निकल के आ गए। तो ये फर्दर वापस मतलब ऐसे डिस्पर्जन करते जाएंगे, अंदर घुसते जाएंगे और वापस फ्यूजन वाली घटना करते जाएंगे। हाँ, तो सर ये रिएक्शन चलती ही जाएगी, ये प्रोसेस चलती ही जाएगी। तो ऐसा है ना, एक के फैक्टर करके निकाला गया है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि तुम्हें कितने न्यूट्रॉन सामने मिल रहे हैं और तुमने कितने न्यूट्रॉन का यूज किया था।
तुमने कितने न्यूट्रॉन का यूज किया था। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक हमने शूट किया था, सामने 3 निकल के आ गए, तो वो 3 फर्दर वापस डेविएट करेंगे, फर्दर किसी को ऐसे शूट करेंगे। हाँ बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो ये प्रोसेस चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। तो यहां से ना हमने एक इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए एक डेटा निकाला है कि अगर k की वैल्यू 1 के इक्वल है तो थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाथ में केस है। अगर 1 से छोटा है तो बस अब कटने की तैयारी में है, कि अब ये डूब जाने की तैयारी में, बस अब ये शांत होने की तैयारी में है। अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है तब खतरा है, तब क्या है, k से बड़ी है, k की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब कि सर न्यूट्रॉन आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में इमिट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये वाले न्यूट्रॉन है वो वापस फर्दर ऐसे तोड़ते जाएंगे यूरेनियम को, तो बहुत खतरा है वहां पर, तो बहुत भयानक एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से बताया गया कि अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, हमारे हाथ में घटना नहीं रहेगी। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल्ड है, अपने हाथ में, शांत होने की तैयारी में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये घटना की जाती है, k से छोटी है तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोली जाती है, इस वाले को अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होती है और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होती है। तो वही वाली बात जो मैंने समझाई, यहाँ पर k की वैल्यू 1 से छोटी कंट्रोल्ड है और यहाँ पर k की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है सर। जो न्यूट्रॉन इमिट होंगे वो वापस फर्दर तोड़ते जाएंगे यूरेनियम को तोड़ते जाएंगे और तगड़ी वाली एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पर जो एक एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एटॉमिक बॉम्ब के स्वरूप में हो जाएगा, कि फर्दर डेविएट करते गए बहुत भयानक स्वरूप में एनर्जी का रूप है वो बहुत भयानक हो गया, एटम बॉम्ब बन गया पूरा का पूरा। यहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में घटना करते हैं, ये काम हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। एक बहुत वेल अरेंजमेंट होती है, बोलने के लिए बहुत सरल है कि न्यूक्लियर फिजन ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये है, लेकिन घटना एक्चुअल में कंट्रोल वे में करनी बहुत डिफिकल्ट होती है। इसके ऊपर तो पूरी की पूरी फिल्म भी बनी हुई है, अभी उसकी चर्चा नहीं करते, काम की बात करते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा भावुक नहीं होता हूं। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजन वाली बात समझ में आई, क्या था, हैवी वाला था, वो 2 पार्ट में कट रहा था। अब फ्यूजन क्या है कि छोटे छोटे 2 है वो मिल रहे हैं, छोटे छोटे 2 है वो मिल रहे हैं। तो बात ऐसी बताई गई है मेरा लाल बाल गोपाल कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज व्हेन 2 or more एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल हेवियर न्यूक्लियस। रिएक्शन अपने सिलेबस में जो दे रखी है उस हिसाब से मैं बताऊं, हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे, एक ड्यूटेरियम बना रहे, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब ये ड्यूटेरियम मिलके एक हीलियम बना सकते हैं, या ड्यूटेरियम मिलके एक ट्रिटियम बना सकते हैं, दोनों केस में कुछ एनर्जी मिल रही है। अब ये एनर्जी दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन तुम अगर कंपेरिजन करो पिछले वाले फिजन रिएक्शन से, वहां अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो, बहुत अच्छी खासी एनर्जी। लेकिन बात यह है कि यहाँ एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करो तो ये बाजी मार जाएगा, एनर्जी पर न्यूक्लियन इसमें तगड़ी खासी है। उस फ्यूजन की कंपैरिजन में भी इसमें तगड़ी खासी है। वो एटम बम था तो ये उसका बाप है, हाइड्रोजन बम है, बहुत तगड़ा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, क्योंकि देख 2 हाइड्रोजन आपस में पास में आएंगे तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज होगा, तो क्यों ये रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में, जो दोनों वाले जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स से दूर नहीं फेंकेंगे। हाँ सर फेंकेंगे, ये बात तो कॉमन सेंस वाली है, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो 1 फर्मी के आसपास हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1 फर्मी के आसपास का आ गया, तो उसके बाद कहानी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब तक कौन सा फोर्स लगता था, रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक टाइप का, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस 1 फर्मी के आसपास हो गया तो सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फ्रेम में आ जाएगा, और जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फ्रेम में आया तो दोनों को ऐसे अट्रैक्ट करके मिला देगा और कहानी खत्म, मतलब एनर्जी रिलीज वाली बात हो जाएगी। लेकिन अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होने के लिए, अगर बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी तभी आपस में, क्योंकि देख दोनों के बीच में जैसे जैसे पास आए तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, जैसे वहां पर पढ़ते थे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। हाँ सर, तो बात ऐसी समझ में आ रही कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तभी आपस में मिल पाएंगे, तभी वो रिपल्सिव फोर्स को तोड़ के उस अट्रैक्टिव वाले जोन में जा पाएंगे। तो सर वो तगड़ी एनर्जी कब मिलेगी, जब कोई अच्छा खासा टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाए, कोई अच्छी खासी हीट इसको दी जाए। तो हमने बोला कि लो इसको सन पे ले जाते हैं, सूरज दादा के पास ले जाते हैं, वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत भरपूर मात्रा में, तो क्या ये रिएक्शन वहां पर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो हमने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी अगर 3/2 kBT जितनी है, जहां पर kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, टी टेम्परेचर सन पे बहुत अच्छा खासा, और काइनेटिक एनर्जी भी हम प्रैक्टिकली फाइंड, मतलब न्यूमेरिकली हम फाइंड कर सकते हैं कितनी होनी चाहिए, ये घटना के लिए कितनी होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए। और उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 5.6 × 10⁹ केल्विन जितना होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया
तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब काम करना चालू कर देगा। और एक बार हाइड्रोजन बॉम्ब फटा तो फ्यूजन वाली घटना भी साथ साथ, क्योंकि वो थर्मोनिक वाला जो न्यूट्रॉन था ना वो भी छूटता जाएगा, वो भी एनर्जी हमें मिलती जाएगी। तो बात ऐसी बताई गई है कि इस घटना को बोला जाएगा थर्मोनिक फ्यूजन। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि when the fusion is achieved by the raised by the temperature of the system so that the particular having enough kinetic energy to overcome the Coulombic repulsion and it called a thermonic fusion। और इसके बाद फ्यूजन वाली घटना भी साथ साथ चलती जाएगी। क्या ये मेरी बात तुम्हें समझ में आई? देखिए ये सारी थियोरिटिकल बातें थी, इसमें मैंने कोई भी बात नहीं छोड़ी है जो हमारे सिलेबस में दे रखी है और मैंने नहीं पढ़ाई, वो बहुत बातें हमने कर ली है। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, साथ साथ मैंने थियोरिटिकल क्वेश्चन बताए और न्यूमेरिकल समझते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल अपने सामने देखिए, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले दिमाग में बात सेट कर ले कहां कहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक तो वो रेडियस वाला फॉर्मूला था, वहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरे बाइंडिंग एनर्जी से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देख ये अभी सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी से न्यूमेरिकल पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है, वो दे रखा है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 100 जूल जितनी, 100 जूल मतलब 100 वोल्ट यानी जूल पर सेकंड ही हुआ, ठीक है। केप्ट ग्लोइंग बाय अ फ्यूजन ऑफ अ 2 kg ड्यूटेरियम। अब ऐसी एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें 2 ड्यूटेरियम दे रखा है, जिसमें 2 ड्यूटेरियम दे रखे हैं। अब 2 ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 3.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी। देख इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। तो पहले इसको पकड़ कि सर 2 एटम है तो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, हमारे पास कितने हैं 2 kg, तो 2 kg में एक्चुअल में एटम कितने होंगे सर, ड्यूटेरियम यानी 1H2 तो 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम ड्यूटेरियम है तो Na एवोगैड्रो नंबर जितने एटम, तो अगर 2 kg यानी 2000 ग्राम ड्यूटेरियम हो तो कितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिए। फिर 2 एटम के लिए 3.27 जितनी एनर्जी, ये 3.27 छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है लेकिन वही बात है। तो 2 के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना, यूनिटरी मेथड यूज कर ली और हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली। हमने क्या फाइंड कर ली, टोटल एनर्जी फाइंड कर ली। अब समझो ये कहानी कि पावर क्या लिखा जाता है सर, एनर्जी पर टाइम। हमें निकालना क्या है, टाइम, कितने टाइम तक ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो सर एनर्जी हमें पता है कितनी एनर्जी टोटल मिलेगी, हमें टोटल एनर्जी इतनी मिलेगी। अब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी चाहिए हमें, 100 जूल जितनी एनर्जी चाहिए। तो पहले तो इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट भी कर लिया। फिर सर फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दिया, टी की वैल्यू निकालनी है हमें तो E/P कर दिया, इतनी टोटल है और हमें 1 सेकंड में सिर्फ 100 जितनी चाहिए। सिंप्लीफाई किया, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट किया। सेकंड में ईयर को कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, सेकंड से पहले जाओ आवर में, फिर वहां जाओ डेज में, फिर ईयर में कन्वर्ट करो, ठीक है, यही मेथड रहेगी। एक IMP क्वेश्चन हो जाएगा, एक IMP क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखना ये कहानी। और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। देख बाइंडिंग एनर्जी की कहानी, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन, वापस वही वाली फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है। अब बता रखा है 2 ड्यूटेरियम है और ये कुछ हीलियम जैसा बना रहा है, ठीक है। अब साथ साथ कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसकी कुछ बात हमें पता नहीं है, नहीं ऐसी कुछ बात हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि उसमें बाइंडिंग एनर्जी पहले से दे रखी है कि इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें टोटल निकालनी कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, तो हमने इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, माइनस करके इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू मिल गई। देख क्वेश्चन आसान था क्योंकि ये पहले से दे रखा था, तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा यूज में आ गया, सीधा सीधा ये यूज में आ गया। बाइंडिंग एनर्जी सीधी सीधी दे रखी थी इसलिए सीधा डिफरेंस। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, ध्यान में रखना। IMP क्वेश्चन में आएंगे 1 मार्क 2 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए पहले न्यूमेरिकल ही करवा रहा हूं कि ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। और पहला पार्ट मैंने थियरी ऑलरेडी आपको कवर करवा दी कि ऐसे ऐसे थियरी पूछी जा सकती है। लास्ट में भी कुछ IMP थियरी दे रखी है और उसका सोल्यूशन भी मैंने कैसे लिखा जा सकता है वो भी बता दिया है। देखना कहानी आगे क्या बता रखा है। 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, देख न्यूमेरिकल बनाया गया इस चैप्टर से कि सर एक PU एटम कोई न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके लिए बात बता रखी है कि वेरी सिमिलर टू द यूरेनियम, जो अनस्टेबल वाली बात थी कि जो कुछ इमिट कर रहा था वैसे वाली, कुछ रेडिएट कर रहा था वैसी वाली बात। अब इसके लिए बताया कि एवरेज एनर्जी 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो बताओ अगर 1 kg PU है अपने पास तो कितनी एनर्जी इमिट होगी, टोटल कितनी एनर्जी इमिट होगी। तो एवरेज इतनी दे रखी है तो हमें पहले तो ये निकालनी चाहिए कि 1 kg में टोटल एटम कितने होंगे, ये कहानी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर PU के लिए एटॉमिक नंबर मास नंबर देखा जाए तो 239 ग्राम, तो 239 ग्राम में के लिए एटम कितने हो जाएंगे PU के, Na एवोगैड्रो नंबर जितने। बढ़िया बात सर, ये हमें नॉलेज थोड़ी थोड़ी है। और कहानी क्या बताई जाएगी, अगर 1 kg यानी कि 1000 ग्राम के लिए कितना लिखा जाएगा, तो हमने पहले नंबर ऑफ एटम निकाल ली। क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम। बढ़िया बात सर, नंबर ऑफ एटम। अब एवरेज के लिए सर 180 है तो इस इतने एटम के लिए कितनी लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया किसमें, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। खत्म। देख सुनने में आसान है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है,
मैं गागर में सागर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटे टाइम में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पेन चलनी चाहिए, तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें साथ साथ ये लिखना है कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे सोल्व करूंगा। पहले एटम्स की कहानी आएगी, उसके बाद तुम जो भी कहानी दे रखी होगी उस हिसाब से सोल्व करोगे। ठीक है, बढ़िया बात। और देख क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि सर डिफरेंस इन मास x 7 दे रखा है, 7 इसका मास नंबर है, न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज 21 U। AMU लिखते हैं या फिर U लिखते हैं, ठीक है, मास का छोटा यूनिट है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें ढूंढनी है। तो सर इसमें टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, देख 7, मास नंबर उसी को न्यूक्लियन बोलते थे ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमने 7 से देख बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू करके डेल मास डिफेक्ट इनटू करके c² एज इट इज रहा, डेल्टा m इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देख क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये है मास डिफेक्ट, 21 U लिख दिया, डिवाइड बाय हमने एटॉमिक नंबर लिखा है, एटॉमिक नंबर 7 जितना है, सिंपलीफाई किया 3U जितना आंसर आया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, लेकिन उस टाइम पे चमकना चाहिए। अभी तो तुम्हें आसान लग रहा है, उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए। अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें ये देखने समझने, इसमें खास बात ये होगी कि मैंने अपने हाथ से सॉल्यूशन लिखे बेटा। तुम ऐसा बोल रहे हो कि कुछ आगे पीछे मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किया जा रहा है, नहीं। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता तो ये बुक से सीधा सीधा सॉल्यूशन चिपकाया जाता, सीधा सीधा सॉल्यूशन चिपकाया जाता। ये खुद हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ ये समझ में नहीं आए। कोई भी क्वेश्चन तुम चाहते हो तो इसकी नंबरिंग भी कर दो, और ये भी बता दो कि ये वाला क्वेश्चन, इस साल वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया, यहां पर हमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन कुछ बात आपके लिए लेके आ रही है तो उसका इंपोर्टेंट समझो। यहां बहुत रिसर्च करके 30-40 मिनट में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, जो पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ईमानदारी से ये काम कर, ज्यादा इधर उधर की बातों में मत भटक, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेता जा, या फिर तुम चाहो तो इसकी PDF भी पा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, कमेंट लिखोगे तो उसमें भी मिल जाएगी, या फिर तुम ऐप पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। छोटे छोटे MCQ पूछे जाएंगे, मैंने बताया था, एक तो बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या रेडियस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक IMP क्वेश्चन ये भी होगा, देखिए छोटे छोटे स्टेबिलिटी वाले थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं कहीं ना कहीं थ्योरी में मैंने समझाए हैं, कहीं ना कहीं थ्योरी में बातें मैंने समझाई है, वो भी पूछे जा सकते हैं। डेंसिटी वाला डेरिवेशन पहले भी शुरुआत में करवाया था, लास्ट में भी एक बार लिख के लाया हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे लिखना है। ये एक IMP क्वेश्चन रहेगा, Q वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसको Q वैल्यू बोलते हैं, ये भी एक नोट कर लेना। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, और कोई न्यूमेरिकल, हाँ ये भी मैंने देख वहां पर बता दिया था, जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब बता दिया था कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पूछा जा सकता है। फिर भी हाथ से लिख के लाया हूं, एक बार पढ़ ले अच्छे से, सारे पॉइंट्स लिख ले अच्छे से, एग्जांपल इसमें दे रखी है वो भी याद रखनी है, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रेडियस वाला बात मैंने बताई थी, वही से क्वेश्चन है, इसका चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एक IMP क्वेश्चन रहेगा। स्टेबिलिटी बेल्ट हमें समझाना होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बीच का ग्राफ हमें समझाना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मैंने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझाया, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक रखते हैं, यही थी पूरी कहानी न्यूक्लियस की। मैंने आपको बात बताई है कि इसके पीछे बहुत मेहनत की जा रही है, तुम्हें थियरी भी साथ साथ समझाई जा रही है, और पीछे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस भी ऐसे दिए जा रहे हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। इस बार पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट करके आपको परोसा जा रहा है, बस आपको खाने की देर है, आपको समझने की देर है। तो इधर उधर की बातों में मत भटको, जो आपको परोसा जा रहा है ईमानदारी से वो खाओ, ठीक है। इसी के साथ सेशन का करते हैं स्वाहा।